नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अतुल्य एग्जाम गुरु में। आज मैं आपको बायोलॉजी टॉपिक है, जो आपका जीव विज्ञान टॉपिक है, उससे रिलेटेड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर रिपीट होते रहते हैं बार बार। जैसे कोई भी HSSC का एग्जाम हो या कोई SSC का एग्जाम हो, जो मतलब इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, वो करके चलेंगे आज। ठीक है, तो उसी लिस्ट के अंदर जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि जो आपको क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद में जो ऑप्शन मिलेंगे वो भी मैं करवाते चलूंगा कि कौन कौन से ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहाँ कहाँ पे आपको जो एग्जामिनर है वो ऑप्शन इस हिसाब से शेड्यूल करेगा, इस हिसाब से फिक्स करेगा कि आप कंफ्यूज हो उसके अंदर। आप नेग्लेक्ट कर दोगे 4 में से 2 ऑप्शन को, लेकिन 2 ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे कि आप उनके अंदर कंफ्यूज होने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बनती है। तो ठीक है, तो उन्हीं चीज़ों को आप नेग्लेक्ट कैसे करोगे या उस ऑप्शन से आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, क्यों वो दूसरे क्वेश्चन से कैसे रिलेट कर रहे हो वो ऑप्शन। ठीक है, उन चीज़ों को हम डिटेल से करते चलेंगे। तो इसी लिस्ट के अंदर सबसे पहला क्वेश्चन आपका कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, कि आपके जो शरीर की मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आप किसको बोल रहे हो, या शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। अब एग्जामिनर ने जैसे ऑप्शन बनाए, यहाँ पे ऑप्शन सबसे पहला ऑप्शन बनाया उसने लार ग्रंथि, लार ग्रंथि। उसके बाद में सेकंड ऑप्शन इसका थायराइड, थायराइड। थर्ड ऑप्शन इसका यकृत, और फोर्थ ऑप्शन इसका आमाशय है। ठीक है, जिसने लगभग थोड़ी बायोलॉजी एक बार कवर कर चुका है उसको तो ये तो पता ही है बेसिकली कि जो आपका आमाशय है, आमाशय कोई आपकी ग्रंथि नहीं है, आमाशय का एक अंग है। ठीक है, तो ये नेग्लेक्ट हो गया यहाँ से। दूसरी के जो आपकी लार की ग्रंथि, ये लार की ग्रंथि है लेकिन बड़े साइज की नहीं है। अब ऑप्शन बच गए 2। अब उसने क्वेश्चन क्या पूछा है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। अब आंसर कौन सा जाएगा उसके हिसाब से कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, अपनी यकृत। अब कंफ्यूज होता है बंदा थायराइड में भी, या कंफ्यूज जो नहीं होता वो भी ध्यान से सुन लो। यहाँ से दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि उसने बोला कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, आपकी यकृत। अब क्वेश्चन वो थोड़ा सा चेंज कर दे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। मैंने केवल एक वर्ड यूज चेंज किया है कि शरीर की अंतःस्रावी, अंतःस्रावी या एंडोक्राइन। जैसे आप सभी को पता है कि जो आपकी ग्रंथियां आपके शरीर के अंदर 2 प्रकार की होती है, कौन कौन सी, अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो अगर वो क्वेश्चन के अंदर केवल अंतःस्रावी वर्ड ऐड कर दे कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या चला जाएगा, आपका थायराइड। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज को। और क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, आंसर कौन सा चलेगा, आपका यकृत। अगर वो फिर पूछ ले कि शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि, तीसरा क्वेश्चन है ये कि शरीर की सबसे बड़ी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो उस टाइम ये आंसर कौन सा चला जाएगा, आपका यकृत। और जब आ जाए कि एंडोक्राइन या अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है शरीर की सबसे बड़ी, तो उस टाइम कौन सा हो जाएगा, आपका थायराइड। ठीक है, क्लियर, ये क्वेश्चन क्लियर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण दिमाग के किस भाग के द्वारा किया जाता है। कि मनुष्य के अंदर, मानव मस्तिष्क के अंदर, मनुष्य के दिमाग मस्तिष्क के अंदर ये जो ऐच्छिक क्रियाएं हैं, ऐच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण कौन सा भाग करता है। कि जो दिमाग है, मनुष्य का जो ब्रेन पार्ट है, जो मस्तिष्क है, उसका कौन सा भाग उसके अंदर ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है। तो इसके ऑप्शन है कि सबसे पहला सेरिब्रम, सेकंड है सेरिबेलम, थर्ड ऑप्शन इसका मेडुला, और फोर्थ ऑप्शन इसका पोन्स। अब देखो क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि शरीर के अंदर ऐच्छिक क्रियाएं, यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। इसने कहा कि शरीर के अंदर ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करने वाला दिमाग का कौन सा भाग है। तो ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं, इसको इंग्लिश में बोलोगे आप वोलेंट्री एक्शंस से ऐच्छिक क्रियाएं कौन सी होती हैं। जैसे नाम से स्पष्ट हो रहा है, ऐच्छिक मतलब इच्छा अनुसार, कि आपकी इच्छा अनुसार की जो चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं, जो क्रियाएं आपके कंट्रोल में, वो कौन सी होगी, आपकी ऐच्छिक क्रियाएं या वॉलेंट्री एक्शंस। अब दिमाग का कौन सा भाग आपकी ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, या कौन सा भाग, जैसे मैं अपना हाथ हिला रहा हूँ या मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ मेरी मर्जी के हिसाब से, अब दिमाग का कौन सा भाग मेरे को ये चीज़ें करने में हेल्प करे, ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल कौन सा भाग करे, तो उसका आंसर कौन सा जाएगा, आपका सेरिब्रम। ठीक है, ये चीज़ हुई क्लियर आपकी। अब वो पूछ ले, एक क्वेश्चन ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है,
आप कंफ्यूज हो गए कौन कौन सी में, कि सेरिब्रम और मेडुला। ठीक है, कि दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि शरीर के अंदर अनैच्छिक क्रियाएं कंट्रोल कौन करता है, अनैच्छिक। अब अनैच्छिक कौन सा हो गया भाई, अनैच्छिक को आप क्या बोलोगे, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री एक्शंस, इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होगी, दिमाग में सबसे पहले ये आना चाहिए कि अनैच्छिक क्रियाएं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपकी इच्छा अनुसार जो नहीं होती, वो क्या होगी, आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। ठीक है, या इनवॉलेंट्री एक्शंस। अब इनवॉलेंट्री एक्शंस कुछ एक एग्जांपल बताओ मेरे को, कौन कौन से होंगे। जैसे आपकी धड़कन, हार्ट बीट, आपके दिल का धड़कना, वो आपके कंट्रोल में है या नहीं है, नहीं है, तो वो क्या होगी, आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। कि आपके जो दिल का धड़कन है, जो आपकी 1 मिनट के अंदर 72 बार आपकी जो दिल की धड़कन है वो 72 बार धड़कती है, तो वो कि आपके कंट्रोल में है, नहीं है, आपके कंट्रोल में वो नहीं है, तो वो कौन सी क्रिया होगी, आपकी अनैच्छिक क्रियाएं। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए दिमाग का कौन सा भाग आपका काम करता है, बताओ। अब इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कहने का मतलब जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं या इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, इनवॉलेंट्री एक्शंस को दिमाग का कौन सा भाग, आपका मेडुला पार्ट, कि मेडुला पार्ट आपका जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको कंट्रोल करता है। अब अनैच्छिक क्रियाएं कौन सी होगी वो पता लग गया आपको। अब मेडुला पार्ट, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन ये हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है आपसे कि जो आपका मेडुला जो पार्ट है, मेडुला पार्ट दिमाग के कौन से भाग का हिस्सा है, कि कौन से पार्ट का सब पार्ट है, समझ रहे हो। कि जैसे आपको सभी को पता है कि मेडुला पार्ट जो आपका ब्रेन है, ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं आपके अंदर, 3 पार्ट। कौन कौन से, अगर मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ठीक है, तो जो आपका मेडुला जो पार्ट है वो कौन से दिमाग का हिस्सा है, आपके हिंड ब्रेन का, हिंड ब्रेन या हाइंड या हिंड कह लो इसको, हिंड ब्रेन या आपका जो पश्च मस्तिष्क है, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क का भाग कौन सा आपका, 3 पार्ट कौन कौन से, पोन्स, सेरिबेलम और मेडुला, ये 3 पार्ट किसके, आपके पश्च मस्तिष्क के। और जो आपका सेरिब्रम है ये कौन सा है, आपका अगर मस्तिष्क का या फोर ब्रेन का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से अलग अलग कितने क्वेश्चन बन सकते थे वो ये हो गए। ठीक है, समझ रहे हो इस चीज़ को, ध्यान से देखना थोड़े, और ऑप्शन देखना कि कंफ्यूज, आप अपनी कंफ्यूजन कैसे दूर कर सकते हो, मेन पॉइंट आप ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो अपने होंगे इस लेक्चर के अंदर, इस PDF के अनुसार कि आपके 8 से 10 क्वेश्चन होंगे, लेकिन 8 से 10 से और फर्दर जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके 40 से 50 जो क्वेश्चन बनते हैं वो कवर होंगे। तो मतलब इस लेक्चर में हम 40, ये 10 से 15 मिनट का लेक्चर है, इसके अंदर हम 40 से 50 जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, और मेन आपके एग्जाम के लिए जो आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ही मेन है। आपको चाहे थ्योरी याद हो चाहे ना हो, आप डायरेक्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो तो आपके जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतनी आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, तो यहाँ से थर्ड क्वेश्चन देखते हैं हम, शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित होता है। कि थर्ड क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछ रखा है कि शरीर का तापमान, कि आपकी बॉडी का, आपके ह्यूमन बॉडी का शरीर का तापमान कहाँ से नियंत्रित होता है, मतलब कहाँ से कंट्रोल, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी कंट्रोल आपका बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या है, सबसे पहला होगा आपका स्पाइनल कॉर्ड, इसने पूछा कि सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है इसने स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड आपका सेरिब्रम, सेरिब्रम। थर्ड पार्ट इसने थैलेमस, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है इसने हाइपोथैलेमस। अब बताओ ये 4 ऑप्शन है कि यहाँ से तो आपको इतना तो आइडिया लग गया कि शरीर का कौन सा भाग, कि ब्रेन का कोई न जो पार्ट होगा, कि कोई न कोई जो भी पार्ट है, मतलब ब्रेन का ही जो पार्ट है कि जो आपके शरीर के अंदर या बॉडी के अंदर आपका टेम्परेचर रेगुलेशन, तापमान नियंत्रण कर रहा है। इतना तो आइडिया लग गया कि दिमाग का ही होगा भाई, कौन सा भाग है, क्योंकि 4 ऑप्शन किसके आपके दिमाग से, तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड है। कि कोई भी पार्ट हो चाहे, लेकिन वो होगा हमेशा ही तंत्रिका तंत्र से रिलेटेड या आपके ब्रेन से रिलेटेड। ठीक है, अब देखो कि सेरिब्रम है या थैलेमस है या हाइपोथैलेमस है, तो इसका आंसर कौन सा जाएगा। जैसे आप सभी को पता है कि इसका आंसर क्या जाएगा, हाइपोथैलेमस। कि आपके दिमाग का कौन सा भाग, हाइपोथैलेमस जो पार्ट है वो बॉडी का टेम्परेचर, कि बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करता है। जैसे ही आपके बाहर इन्वायरमेंट के अंदर अगर वातावरण का टेम्परेचर अगर गर्मियों के अंदर ज़्यादा होता है, लेकिन फिर भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक कांस्टेंट मेंटेन रहता है, और सर्दियों के अंदर बाहर का इन्वायरमेंट जो टेम्परेचर है वो डाउन जाएगा 4 डिग्री, 3 डिग्री, 2 डिग्री, लेकिन उस टाइम भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या है, एक कांस्टेंट मेंटेन रहता है। वही चीज़ें कांस्टेंट मेंटेन रखता कौन है, आपका दिमाग का हाइपोथैलेमस पार्ट। ठीक है, उसके बाद में एक और क्वेश्चन बनता है यहाँ से
कि हाइपोथैलेमस और क्या काम करते हैं। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि आपके शरीर के अंदर जो फीलिंग्स है, फीलिंग्स मतलब संवेदनाएं, संवेदनाएं या फीलिंग्स, फीलिंग्स जैसे आपके अंदर प्यार की फीलिंग या गुस्सा, अर्ज, गुस्सा, बदले की भावना, हंसना, रोना, जितनी भी फीलिंग्स है, जितनी भी संवेदनाएं हैं जो इंसान को इंसान बनाती है। कहने का मतलब जब कहते हो ना तुम कि दिल से मत सोचो, दिमाग से सोचो, दिल से सोचने का मतलब क्या है कि आप फीलिंग्स ले रहे हो, फीलिंग्स ले रहे हो। फीलिंग्स, दिमाग का कौन सा भाग आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, कौन सा अभी, हाइपोथैलेमस। अब कोई कहे कि आपको दिल से मत सोचो, दिमाग से मत सोचो, उसको करेक्ट कर देना उसी टाइम कि सर दिल से नहीं, आप कहो कि हाइपोथैलेमस से मत सोचो। कौन से पार्ट से सोचो, सेरिब्रम पार्ट से, क्योंकि जो आपका मेनली जो इंटेलिजेंस या जो आपकी सोचना समझने की पावर कौन किसके अंदर है, आपके सेरिब्रम पार्ट में। तो मतलब दिमाग से सोचने का कहने का मतलब क्या है, दिमाग के कौन से भाग से सोच रहे हो आप, सेरिब्रम पार्ट से। और जब दिल से सोच रहे हो मतलब किसी भी डिसीजन के अंदर कोई भी निर्णय ले रहे हो, उसके अंदर अगर आपकी फीलिंग्स अटैच होगी, आपकी संवेदनाएं अटैच होगी, कहने का मतलब आप दिल से सोच रहे हो। अब दिल से सोचने का मतलब क्या है, आप कौन से भाग से सोच रहे हो, हाइपोथैलेमस से। ठीक है, समझ गए ये चीज़। तो यहाँ से अपने एक क्वेश्चन से कितने निकल गए, 4 से 5 की जो दिल से सोचने वाली चीज़ें कौन सी, हाइपोथैलेमस सोचेगा। उसके बाद नॉर्मल जो थिंकिंग है वो कौन कर आपका, सेरिब्रम सोचने का काम। ठीक है, और सेरिब्रम को दूसरा क्या है, ऐच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करना। ठीक है, और आपकी अनैच्छिक क्रियाओं को जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था, अनैच्छिक क्रियाएं कौन कंट्रोल कर, आपका मेडुला जो पार्ट है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्राय किसका उपयोग करती है। समझ रहे हो कि क्वेश्चन है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाएं प्राय किस चीज़ का उपयोग करती हैं। ठीक है, आप सभी को पता है कि ऊर्जा उत्पादन कहने का मतलब क्या है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी बन रही है, बॉडी के अंदर एनर्जी बन रही है जो, वो किस चीज़ का उपयोग करने से या किस चीज़ को तोड़ने से बन रही है। तो यहाँ पे इसने ऑप्शन दे रखे हैं। सबसे पहला ऑप्शन आपका अमाइनो एसिड्स, अमीनो अम्ल। सेकंड क्वेश्चन क्या, ऑप्शन क्या आपका, ग्लूकोज। थर्ड ऑप्शन आपका वसा, और फोर्थ ऑप्शन आपका सुक्रोज। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। हर एक ऑप्शन के पीछे एक कंसेप्ट देखना क्या चीज़ है कि आपके शरीर को ऊर्जा किस चीज़ से बन रही है, किस चीज़ को तोड़ने से आपके शरीर के अंदर एनर्जी का, ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, या किस चीज़ को तोड़ने से हमें एनर्जी वो आपकी ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, अब देखो आप सभी को पता है भाई, ग्लूकोज जैसे आपने ऐड के अंदर, टीवी के अंदर ऐड भी आती रहती है कि ग्लूकोज, ग्लूकोन डी, किसके लिए, आपको एनर्जी, ऊर्जा देने के लिए। तो यहाँ से डायरेक्ट आंसर क्या आ गया आपका कि ग्लूकोज या ग्लूकोन डी। जो ग्लूकोज का यूज़ होता है वो किस फॉर्म में है, डायरेक्ट ग्लूकोज आपकी एनर्जी बनाती है। और एनर्जी भी किस रूप में बनाती है आपकी बॉडी, आपकी बॉडी ग्लूकोज को नहीं समझती, आपकी बॉडी को एनर्जी भी समझती, एनर्जी को समझती। और एनर्जी भी किस रूप को समझती है, एटीपी की। जो एटीपी है, एटीपी फुल फॉर्म क्या होगी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपकी बॉडी एनर्जी किस चीज़ को समझ रही है, एटीपी को भी। अब ग्लूकोज, आपने आंसर तो दिया ग्लूकोज, अब ग्लूकोज का यूज करके बॉडी क्या बनाएगी, आपकी एटीपी बनाएगी। ठीक है, और ये कौन से, कहाँ पे होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया कि आपके शरीर के अंदर एटीपी बनना कहाँ पे होगा, या ऊर्जा। आप सभी ने कोशिकांग पढ़े होंगे या सेल बायोलॉजी पढ़ी होगी, कोशिका विज्ञान, वहाँ पे आपने देखा होगा कि कोशिका का ऊर्जा घर किसको बोल रहे हो आप, माइटोकॉन्ड्रिया को। जो आपकी सेल ऑर्गेनेली है, माइटोकॉन्ड्रिया, कि माइटोकॉन्ड्रिया जो सेल ऑर्गेनेली है उसका काम क्या होता है, उसका दूसरा नाम क्या था, ऊर्जा घर। उसका काम क्या है, आपकी एटीपी की फॉर्मेशन करना है, ऊर्जा की फॉर्मेशन करना। ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन हो गया क्लियर आपका। अब फिर क्वेश्चन जो आप ऑप्शन ए दे रखा है, इसका मतलब क्या है, अमाइनो अम्ल। अमाइनो अम्ल का मतलब क्या है, जो अमाइनो अम्ल्स होते हैं वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, आपके प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में, प्रोटीन बनाने में। जैसे आप सभी ने देखा होगा, कोई जो जिम जाता है, जिम वगैरह जाते हैं, तो वो कैप्सूल खाते हैं, किस चीज़ के, अमाइनो एसिड्स के, अमीनो एसिड्स के। ठीक है, अमाइनो एसिड्स का यूज़ किस में होता है, आपके प्रोटीन की फॉर्मेशन करने में। अब वो प्रोटीन, जो जिम बॉय है उसके लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि उसको अपनी मांसपेशियाँ बनानी, मसल्स जो ग्रोथ होगी वो कहाँ से होगी, अगर उसकी डाइट में प्रोटीन होगा तो वहीं से आपकी मसल्स ग्रोथ होगी। ठीक है, समझ रहे हो। उसके बाद में वसा, फैट। वसा को क्या कह रहे हो आप इंग्लिश में, फैट, या लिपिड भी कह सकते हो इसको। कि लिपिड का यूज़ अपनी बॉडी में क्या है,
ठीक है। लिपिड से भी आपको एनर्जी मिलती है, ठीक है। लेकिन सबसे मेन सोर्स क्या है, लिपिड को भी आप किस में बदलते हो, ग्लूकोज में। लिपिड को तोड़ने के बाद में वहाँ से क्या निकलती है आपकी, ग्लूकोज, या इसको ग्लूकोज में बदल देते हो, ठीक है, वहाँ से निकलती है। उसके बाद में जो आपकी सुक्रोज भी क्या है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म है। जैसे ग्लूकोज भी क्या है आपकी, कार्बोहाइड्रेट है, एक शर्करा है, उस हिसाब से आपकी सुक्रोज भी क्या है, शर्करा, ठीक है। तो अगर इससे भी एनर्जी निकालनी हो तो इसकी बेसिक यूनिट में तोड़ना पड़ेगा इसको। ये मैंने आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूँ। ये जो सुक्रोज है वो मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड है, वो लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि इसको भी अगर एनर्जी निकालनी होगी सुक्रोज को किस में बदलना पड़ेगा, ग्लूकोज में। तो लास्ट एंड फाइनल एक ही बात निकल के आती है कि आपके शरीर को अगर एनर्जी चाहिए तो एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपकी ग्लूकोज से, ठीक है, समझ गए। तो एक क्वेश्चन से रिलेटेड हमने 4 से 5 जो बनने वाले थे या बन सकते हैं, एग्जामिनर किस हिसाब से बना सकते हैं, वो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। तो भाई उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि मनुष्य में मुख्य श्वसन अंग क्या है। मनुष्य में श्वसन अंग क्या है, मतलब यहाँ पे बात हो रही है आपकी मनुष्य की, मतलब मानव की या इंसान की, ह्यूमन के अंदर श्वसन अंग कौन सा है। कि श्वसन अंग कहने का मतलब मनुष्य आपका सांस किससे लेता है। इसका सिंपल सा सबको पता है, बेसिक नॉलेज है सबको कि आपको सांस किससे लेते हो, आप फेफड़ों से। इसके ऑप्शन देने की आपको रिक्वायरमेंट भी नहीं है, डायरेक्ट आप देखते ही लगा दोगे कि फेफड़े, भाई फेफड़े ही हैं जिससे आपका जो मनुष्य है, मानव है, सांस लेता है। ये क्वेश्चन कहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगी कि अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि ये तो मनुष्य है, अगर वो पूछ ले कि आपकी जो फिश हैं, जो आपकी मछलियाँ हैं, मछलियों के अंदर सांस किस अंग के द्वारा लिया जाता है, उस टाइम इसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज। कौन सा अंग आ जाएगा वहाँ पे, आपकी गिल्स, गिल्स या गलफड़ी। क्या चेंज हो गया कि मनुष्य के अंदर तो सांस लेने वाला अंग कौन सा, आपका फेफड़ा, लेकिन फिशेज जो मछलियाँ हैं, मछलियों के अंदर सांस लेने वाला अंग कौन सा, आपका गलफड़ी। वहीं पे अब थर्ड क्वेश्चन क्या बनता है कि थर्ड क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन कि एग्जामिनर ये पूछ लेगा कि आपकी जो कीट पतंग है, जितने भी कीट पतंग, सबसे पहले तो ये बताओ कि जो आपकी कीट पतंग है वो कौन से ग्रुप में आते हैं। पता होगा कि कभी किसी ने कि जो आपकी कीट पतंग है कौन से ग्रुप में, कौन से वर्गीकरण में, आपके आर्थ्रोपोडा ग्रुप, कि जो आपका आर्थ्रोपोडा ग्रुप है, आर्थ्रोपोडा के अंदर ग्रुप मतलब जो कीट पतंग, आर्थ्रोपोडा के अंदर कौन से आते हैं, आपके जितने भी कीड़े मकोड़े हैं, कीट पतंग है, वो सारे क्या हैं, आपके आर्थ्रोपोडा ग्रुप में आते हैं। अब वो पूछ लेगा कि आर्थ्रोपोडा ग्रुप के अंदर कि आपके जो आर्थ्रोपोडा है, कीट पतंग के अंदर कौन से सांस, जो श्वसन अंग कौन सा आपका, कीट पतंग के अंदर, आर्थ्रोपोडा के अंदर श्वसन अंग कौन सा हो जाएगा, आपका श्वास नली या ट्रेकिया, ठीक है। कि आपके आर्थ्रोपोडा या कीट पतंग है, जो यहाँ पे कीड़े मकोड़े जितनी रहते हैं, वो किससे सांस लेते हैं, आपके ट्रेकिया से या श्वास नली से, ठीक है। तो बच्चों देखो, वैसे तो हमने ये 5 से 6 क्वेश्चन देखे हैं, लेकिन इन 5 से 6 क्वेश्चनों के अंदर आपके 25 से 30 क्वेश्चन इंक्लूड हो गए आपके, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में जो क्वेश्चन रहते हैं उनको हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है बच्चों। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।